11th में उठे हो, आप लोग बायोलॉजी का बहुत सारा टर्म्स, बहुत सारा चीज अभी तक नहीं जानते, लेकिन 11th में एक बहुत फॉल्टी चीज है जो मुझे बहुत फॉल्टी लगता है। 11th में ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द मेन पार्ट जो समझना पड़ेगा हमें, एंड जो प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी है ना, वो हर एक चीज हमें रटना पड़ेगा। तो हमें लगता है 11 बायोलॉजी तो एक समझने का चीज नहीं है, तो छोड़ देते हैं, बायोलॉजी नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम से पहले दिन पढ़ेंगे, पास आउट हो जाएंगे। लेकिन ये टोटल मिसकंसेप्शन है। आपको मैं एक वे आउट बताऊंगा इस वाले वीडियो में। ये वीडियो एक्सक्लूसिवली क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्योंकि 12th का और एक वीडियो आएगा जहां पर मैं डिस्कस करूंगा कैसे आप लोगों को नीट 2021 क्रैक करना है, जो क्लास 11th में 12th में पढ़ते हो अभी तक, ठीक है। तो उस टाइम पे कैसे आपको 11 के सिलेबस के साथ 12th का सिलेबस सिंक्रोनसली पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन ये इस वाले वीडियो में मैं एक्सक्लूसिवली 11th के स्टूडेंट्स को ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। और अगर आपको अभी भी लगता है कि बायोलॉजी एक रटने का सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली चेक द आई बटन, क्योंकि वहां पर बायोलॉजी क्यों रटने का सब्जेक्ट नहीं है ये मैंने बता दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हमें बायो को पढ़ना पड़ेगा क्लास 11th में। यहाँ पर अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं जूलॉजी, मतलब 11th में भी जूलॉजी एंड बोटनी दो पार्ट है। जूलॉजी स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले, मतलब जो होता है ना बोटनी जूलॉजी पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज सेल, द मेन फंक्शंस ऑफ सेल एंड व्हाट इज टिश्यू। ये आपको समझना पड़ेगा। आपको पहले सेल का स्ट्रक्चर्स इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, कितना तरह का सेल्स होते हैं, क्या होता है ना होता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग आओगे टिश्यू सिस्टम में, क्या टिश्यूज है, मतलब स्क्वामस टिश्यू, कॉलमनर टिश्यू, मतलब एनिमल बॉडी में। और प्लांट बॉडी में इसके साथ क्या पढ़ना पड़ेगा, एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी में जो प्लांट टिश्यूज है उनका डिस्क्रिप्शन आप लोगों को पहले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ लेना थ्रू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आप समझ लो, ठीक है। तो आप लोग एनाटॉमी पढ़ोगे बोटनी में आप लोग एनाटॉमी पढ़ोगे, एंड यहाँ पर जूलॉजी में सेल एंड टिश्यू। अगर आपका सेल एंड टिश्यू कंप्लीट हो जाए तो आप लोग अब आओगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो पार्ट है ना, आप लोग यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो, मेरे चैनल में भी मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। वो वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फिजियोलॉजी में जाओगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तब आपको ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जगह पर लगेगा। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप लोगों को जानना ही पड़ेगा। तो इंश्योर दैट यू आर ऑलरेडी क्लियरिंग द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी, देन यू आर गोइंग टू द हायर लेवल्स, ठीक है। तो इसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने के बाद तुम्हें पढ़ने का पड़ेगा रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, जो तुम क्लास 9th 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। वो पढ़ने के बाद अब तुम जंप करोगे फिजियोलॉजी में, जूलॉजी के अंदर फिजियोलॉजी में। तो क्रोनोलॉजी समझो, सेल, टिश्यूज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद तुम जाओगे फिजियोलॉजी में, तभी तुम्हें फिजियोलॉजी समझने का चीज लगेगा। अगर तुम बेसिक्स ना क्लियर करो तो बायोलॉजी कभी भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है तो तुम्हें बायोलॉजी समझ में आएगा। और इस तरह से ही सिंक्रोनसली तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एंड क्रोनोलॉजी मेंटेन करना पड़ेगा जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे। अब हम आते हैं बोटनी में, ठीक है। बोटनी में पहले तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, बोटनी में पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी के अंदर जो टिश्यूज है ना, जो स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एक्सेट्रा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ये पढ़ने के बाद तुम आओगे मॉर्फोलॉजी में, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में हमें क्या देखना पड़ता है, एक्सटर्नली प्लांट्स कैसे वेरी करते हैं। इसके लिए तुम क्या करोगे, इसके लिए सोचो, तुम पढ़ रहे हो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तुम जब रास्ते से जाओगे, तुम जब कोई घूमने जाओगे और कहां पर भी जाओगे, तो तुम्हें देखना पड़ेगा एक एक प्लांट्स को, तुम्हें आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। कैसे हम प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा फैमिली में कौन सा प्लांट बिलोंग करता है, ये आपको जानना पड़ेगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्शन दूंगा किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ना होगा, ना कि मैं ये बताऊंगा इस वाले चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, इस वाले चैप्टर की वेटेज ज्यादा है। ये और एक वीडियो में मैं बता दूंगा, ओके। तो इसके बाद मॉर्फोलॉजी के बाद तुम आओगे एनाटॉमी में, एनाटॉमी के बाद तुम आओगे मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी के बाद तुम्हें क्या पढ़ना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा एक, यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन होगा, प्लांट किंगडम। क्यों, तुम जब एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी पढ़ लोगे तो तुम्हें जानना पड़ेगा कि लेवल वाइज प्लांट का कैसे एवोल्यूशन हुआ है। समझ रहे हो ना बात को। अगर तुम्हारा बेसिक्स मतलब एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी क्लियर हो, तभी तुम सिर्फ और सिर्फ तभी तुम प्लांट का जो किंगडम है, मतलब जो डिफरेंट है ना, प्लांट किंगडम में कोलोरेन्काइमा,
रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी एक्सेट्रा चीज, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा कैसे डेवलपमेंट हुआ था ये तुम लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सेल्स का मॉडिफिकेशन है, सेल का वेरिएशन है, ये तुम्हारे ब्रेन में न्यूरॉन्स में आसानी से घुसेगा। तो बेसिक्स क्या हुआ हमारा बोटानी में, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एंड उसके बाद तो एक चैप्टर हम लोग मिस कर गए थे, एनिमल किंगडम एंड लिविंग वर्ल्ड। ये हमको भैया कब पढ़ना होगा, ये हमारा तो ठीक ठाक नहीं रट नहीं सकता हम लोग एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम आपको कब पढ़ना होगा, एनिमल किंगडम आप लोग पढ़ोगे जब आपका सेल, टिश्यू, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये 3 बेसिक चीज कंप्लीट हो जाएंगे। तब फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले तुम्हें जाना होगा एनिमल किंगडम में, ठीक है। तुम क्रोनोलॉजी तो मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि सेल पढ़ने के टाइम पे ही तुम्हें बहुत सारे वेरिएशंस आएगा इस तरह के, जो कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में कैसा सेल होता है, कैसा सेल नहीं होता है, जो ये जो कॉन्सेप्शन होगा, इस कॉन्सेप्शन को तुम्हें काम में लगाना पड़ेगा एनिमल किंगडम में, ठीक है। एनिमल किंगडम जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें कैसे वो पढ़ना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम्हें पढ़ना होगा एनसीईआरटी तुम पहले पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और एक चीज नीट में कहा गया है सिलेबस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ फाइलम आता है, फाइलम के नीचे वाला लेयर नहीं, क्लास नहीं आता कभी भी नॉन कॉर्डेट्स में। लेकिन आपको खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कुछ कुछ क्लास पढ़ना होगा। मैं प्रेफर करूंगा आप लोग एबीसी बायोलॉजी से पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है, क्योंकि एबीसी बायोलॉजी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैंने खुद भी पढ़ा था वो एबीसी बायोलॉजी, और मैं आपको भी प्रेफर करूंगा एबीसी बायोलॉजी पढ़ने को, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई थिंक मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से खरीद सकते हो एबीसी बायोलॉजी बुक, ये तो बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। इसमें से आप लोग एनिमल किंगडम पढ़ोगे, पॉइंट्स मार्क करोगे एंड नोट डाउन करोगे कॉपी में, ताकि आपको एग्जाम से पहले दिन आप लोग एकदम इस तरह से देख सको कि इस तरह से नोट रेडी हो, आप लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग पढ़ सको, क्योंकि बुक एग्जाम से पहले दिन पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो एनिमल किंगडम इस तरह से आप लोग खत्म करोगे। एंड अकॉर्डिंग टू मी एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम एक साथ, मतलब एनिमल किंगडम अगर आप लोग टोटल कंप्लीट करना चाहते हैं तो 15 डेज मिनिमम लगेगा, कभी भी इससे पहले कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एनिमल किंगडम इज वास्ट थिंग, बहुत सारा चीज आपको याद रखना होगा, बहुत सारे गूगल सर्च करना पड़ेगा, बहुत सारा टर्म्स जानना पड़ेगा। बाद में और एक वीडियो में कैसे हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ये मैं बता दूंगा। प्लांट किंगडम में भी 15 डेज लगेंगे। तो लगभग हमारा मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो गया है। एंड प्लांट जो बोटानी है, उसके बाद प्लांट किंगडम पढ़ने के बाद तुम्हें पढ़ना होगा फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, मतलब फोटोसिंथेसिस, हार्मोन्स, ये बहुत इजी चीज है, आपको सिर्फ रटना होगा। एंड 9-10 का नॉलेज भी आप लोग काम में लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक बाकी है वो क्या है, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से इतना ह्यूज चैप्टर है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है 3 और 4। लेकिन इसको लिए आप लोगों को बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे किंगडम्स पढ़ना पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट, और एनसीईआरटी पढ़ लोगे एक बार, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो प्रेफर एबीसी बायोलॉजी और दिस बुक्स, ओके गाइस। तो ये तो हमारा बायोलॉजी का हो गया। तो चलिए देख लेते हैं अब फिजिक्स कैसे पढ़ना होगा। फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट जो चैप्टर आता है वो है वेक्टर चैप्टर, ठीक है। वेक्टर हमें कैसे पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर तक मैथमेटिक्स का चैप्टर है, ये आप सभी लोग जानते हो। और इस वेक्टर में भी आप लोगों को दिखेगा इंटीग्रेशन वाला टर्म आता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि देखो जेईई मेंस जो देते हैं वो क्या करते हैं, वो उनका मैथमेटिक्स ऑलरेडी डेवलप्ड रहता है, और मेडिकल हम लोग जो लोग देते हैं उनका मैथमेटिक्स इतना हाई लेवल का नहीं होता। तो हमें मेन कंफ्यूजन होता है, हमें क्या इंटीग्रेशन क्लास 11 में करना होगा या नहीं करना होगा। तो मैं कहूंगा ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू डू मैथमेटिक्स और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन क्लास 11। जो वेक्टर्स का प्रॉब्लम आपको मुश्किल लग रहा है वो आप छोड़ दो, क्योंकि 12th में जब जाओगे आपका कॉन्सेप्शन और भी डेवलप होगा, आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। धीरे धीरे वेटेज कैसे बढ़ेगा ये चैप्टर्स को, फिजिक्स को, तुम सोचो तुम्हारे इस वाले क्लास 11 में बहुत ज्यादा, मतलब जो क्रिटिकल चैप्टर्स के अंदर जो पढ़ते हैं वो क्या क्या है, थर्मोडायनेमिक्स वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर, ठीक है, जो नीट में हाई वोल्टेज रखता है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक्स, मतलब जो होता है ना हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स और रोटेशनल। तो ये 4 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रोटेशनल पढ़ने के लिए आप लोगों को पहले मैं प्रेफर करूंगा, आप लोगों को ऑब्वियसली प्रेफर करूंगा फिजिक्स वाला का वीडियो देखिए प्लीज गाइस, क्योंकि वो फिजिक्स वाला जेईई एडवांस के लेवल में जो पढ़ाता है वो मैं सच में कहता हूँ, मैं खुद भी उनको फॉलो करता हूँ। तो आप लोग फिजिक्स वाला का वीडियो देखो, रोटेशनल मैकेनिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, रोटेशनल मैकेनिक्स का वीडियो देखो। उसके बाद तुम क्या करना होगा, तुम्हें
एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइजेस है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइजेस है उनको सॉल्व करो। उनको सॉल्व करने के बाद बीएम शर्मा का बुक है, देखो मैं नेक्स्ट और एक वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं बता दूंगा आप लोगों को कौन कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। बीएम शर्मा का बुक जो होगा उसको सॉल्व कर डालो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग अगर चाहे 11th एंड 12th में हमें कौन कौन सा बुक फॉलो करना पड़ेगा इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, तो ऑब्वियसली जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में लिंक दिया हुआ है, देख लो वो वीडियो को, ठीक है। बीएम शर्मा का बुक आप लोग खरीद सकते हो, वो मैं खुद भी करता था, उसको फॉलो कर सकते हो क्योंकि उसमें बहुत वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस है। करने के बाद वहां पर लास्ट में सोल्यूशन दिया हुआ होगा, उनको सॉल्व कर लो। इस तरह से आपका थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। एंड अगर देखो मेन प्रॉब्लम क्या होता है फिजिक्स से, मेन प्रॉब्लम हमारा होता है हम लोग कॉन्सिस्टेंट नहीं रहते। मतलब मैं कर रहा हूँ 10 प्रॉब्लम्स में मैंने कर लिया, इजी 10 प्रॉब्लम्स कर लिया, लेकिन वो प्रॉब्लम्स कभी भी नीट में नहीं आएंगे। तो आपको पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस खोलना पड़ेगा, पहले 10-15 क्वेश्चंस ट्राई करो, अगर आपसे नहीं हुआ तो उसके ऊपर वर्कआउट करो, और अगर आपसे हो गया तो ऑब्वियसली गो फॉर द हायर लेवल। समझ रहे हो ना बात को मैं कहना चाहता हूँ? क्योंकि ये जो 4 टॉपिक्स है, एसएचएम, थर्मोडायनेमिक्स और जो यहाँ पर है क्या क्या चैप्टर, यहाँ पर और एक जो बताया मैंने ऑलरेडी, जो वेक्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस, और उसके बाद जो रोटेशनल मैकेनिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स, ये सब चैप्टर में ना बहुत जुमला होता है, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है। लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो तभी आप ये इसको कर सकते हो, इसको आसानी से कर सकते हो। तो मैंने जो बताया वो फॉलो करते जाओ, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहा है अभी छोड़ दो, थोड़ी देर बाद और 1 दिन 2 दिन बाद फिर से ट्राई करो, ऑब्वियसली हो जाएगा। एक क्वेश्चन में पड़े मत रहना, और जो कॉन्सेप्ट आपका नहीं है उस कॉन्सेप्ट को आपको नोटबुक में नोट डाउन करना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को? एंड ऑब्वियसली इसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री, जिसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, केमिस्ट्री को कैसे हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके गाइस, केमिस्ट्री को हमें पढ़ना पड़ेगा, छोटा करके यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ। केमिस्ट्री को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, पहले आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर करना पड़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, थर्ड इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू गाइस, जो स्टडी टेबल है उसके सामने पीरियोडिक टेबल एक लगा रखो, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने भी अपने टाइम पे पीरियोडिक टेबल लगा दिया था मेरे स्टडी के सामने, तो आप लोग भी ये मेंटेन करो, ये फॉलो करो। और ऑब्वियसली क्लास 11th में 36 तक एकदम रट लो पीरियोडिक टेबल को, मतलब क्रिप्टॉन तक रट लो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अगर आपको एकदम आसानी से याद हो ना, तभी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरी हासिल कर सकते हो। क्योंकि इसके बाद आपको आएगा 13, 14 ब्लॉक, 15, 16, 17 ब्लॉक। अगर आपको पीरियोडिक टेबल एकदम डिफाइंड तरीके से, मतलब एकदम रटा हुआ ना रहे, तो आप लोगों का ही प्रॉब्लम होगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको मेंटेन करना पड़ेगा जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो वाला पार्ट, क्योंकि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के ऊपर बेस करके तुम्हारा ग्रुप एनालिसिस, ग्रुप में वीएसी, पीआर थ्योरी, ये सब आपको काम में आएगा। और एक वीडियो में सेपरेट सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या वेटेज है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर जनरलाइज स्कीम कैसे आपको पढ़ना होगा ये मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, ऑर्गेनिक में आओ। ऑर्गेनिक में जब तुम आओगे तो यहाँ पर तुम्हें कुछ चीज तो रटना ही पड़ेगा, कार्बन आयन, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज बहुत आसानी से आपको हो जाएगा अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस रखो, तो ऑब्वियसली नो वन कैन बीट यू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू मी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा इजी है कि क्लास 12 में जब जाओगे तब तुम जान पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मच मोर इंटरेस्टिंग दैट वी आर थिंकिंग। ओके गाइस, तो 11 में ज्यादा नहीं है लेकिन 12 में ज्यादा वेटेज है। यहाँ पर आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा ये तो रटने का चीज है, मैथमेटिक्स आसान है, फिजिक्स आसान है। लेकिन मैं कहूँगा भाई हर एक सब्जेक्ट में रटना पड़ता है, रटना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स करने जाओ और फिजिक्स करने जाओ तभी आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा, समझ के रटना पड़ेगा। बायोलॉजी भी ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी ऐसा सब्जेक्ट है। सो गाइस, दिमाग का जेरोक्स मशीन में जेरोक्स कर लो ये बात, हर एक सब्जेक्ट रटना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कभी भी हमारा नॉलेज नहीं देखेगा, हमारा टेक्निक देखेगा। एंड इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए हमें नॉलेज का जरूरत है, हमें नॉलेज चाहिए होगा, जो हमें प्रोवाइड करेगा सिर्फ हमारे प्रैक्टिस, हमारा कंसिस्टेंसी एंड कैसे हम लोग
जो क्वेश्चन एमसीक्यूज है उनको सॉल्व। लास्ट में वन थिंग टू से, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक द वीडियो, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा उत्साह हजार गुण बढ़ा सकता है। एंड ऑब्वियसली लास्ट में एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट बात आपसे कहना चाहता हूँ, कम्युनिटी बिल्ड करो, कम्युनिटी बिल्ड करो। एक भैया कम्युनिटी का मतलब क्या है? कम्युनिटी बिल्ड करो, खुद का मेंटालिटी का जो स्टूडेंट्स है उनको लेकर एक ग्रुप मेंटेन करो, जहां पर आप लोग खुद के प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि आप लोग देखो, एक चीज आपके आएगा एक टाइम पे, एक मोनोटोनस फील होगा, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आप लोग भुगतोगे। क्यों भुगतोगे? क्योंकि आप लोग अगर सिर्फ खुद ब खुद एक पर्सन ही स्टडी करते जाओ तो एक टाइम पे आपका कंपटीशन नहीं रहेगा, मतलब हेल्दी कंपटीशन नहीं रहेगा। तो एक फ्रेंड को खुद का कॉम्पिटिटर बनाओ जिसका लेवल तुम्हारे लेवल का हो, लेकिन हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करो। ये नहीं मैं तुम्हें ये नोट्स नहीं दूंगा, वो नोट्स नहीं दूंगा, ये तुम दो नोट्स दो, सब करो, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करो ताकि तुम्हारा खुद का सेल्फ एनालाइजेशन हो सके। ऑब्वियसली एट लास्ट वन थिंग टू से, अगर आपको इस तरह का वीडियो और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन द इंस्टाग्राम बायोमेट किट। आज सिर्फ इतना ही, एंड एट लास्ट स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट किट विद बोनी।